Good morning everyone. So let's start and today we will solve the CAT 2019 slot 2 questions. So rule is simple. First I will give you the question. आप लोगों को वो question solve करना है by अपना जो भी आपका method है. मैं आप लोगों को यहाँ पे time दूंगी solve करने का question को. तो मैं यहाँ पे first question लिख देती हूँ. आप लोग पहले try कीजिएगा उस question को. Just let me share my screen. एंड ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपके स्लॉट 2 में अरिथमेटिक सेक्शन में पूछा गया था कैट 2019 में. तो चलिए जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे ये एवरेज के लॉजिक से है. एवरेज का जो कंसेप्ट होता है तो आपका टाइम स्टार्ट होता है. नाउ इट्स टाइम इज 10:05 एंड चलिए ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को एंड आप लोगों को ये नोटिस करना है कि आप कितने टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं. यस प्लीज लेट्स स्टार्ट. सो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है. चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा आप लोगों का. द एवरेज ऑफ 30 इंटीजर्स इज 5. अमंग दीज 30 इंटीजर्स देयर आर एग्जैक्टली 20 व्हिच डू नॉट एक्सीड 5. व्हाट इज द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एवरेज ऑफ दीज 20 इंटीजर्स. बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है वो है आपके पास में इंटीजर्स, राइट. ये जो वैल्यूज हैं आपके पास में वो इंटीजर हैं. तो अगर वो वैल्यूज आपके पास इंटीजर है तो उनका समेशन भी आपके पास इंटीजर ही रहने वाला है. सो अगर आपके पास 30 इंटीजर्स का एवरेज 5 है सो द टोटल सम विल बी 30 into 5 क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू एवरेज विल बी द टोटल सम. तो 150 आपके पास टोटल सम हुआ. You need to find out the highest possible value of the average of these 20 integers. So if you need to find out the highest possible value, then आपके पास जो remaining integers रही है 10 उनकी value minimum होनी चाहिए, right? लेकिन यहाँ पर एक बात श्योर है कि आपके पास जो वैल्यू है वो 5 से ग्रेटर होगी बिकॉज दे मेंशन कि देयर आर एग्जैक्टली 20 व्हिच डू नॉट एक्सीड 5. तो बाकी के जो 10 है वो ऑब्वियसली 5 को एक्सीड कर रहे हैं. तो अगर मैं जो रिमेनिंग के 10 इंटीजर्स आपके पास बचे हैं और उन 10 के 10 इंटीजर्स की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू अगर मैं लेती हूँ दैट वुड बी पॉसिबल ओनली 6 बिकॉज मुझे उसको मिनिमम करना है एंड दीज आर द इंटीजर्स वैल्यू. तो आई कांट टेक द वैल्यूज इन डेसिमल. तो आपके पास में ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 6. करेक्ट है. तो ये 6 हुआ. तो 10 इंटीजर्स का एवरेज या 10 इंटीजर्स के इंडिविजुअल का वैल्यू आपके पास 6. तो टोटल समेशन कितना हो जाएगा 10 into 6. टोटल समेशन बनेगा आपके पास में 60. सो 150 minus 60 is 90. सो द रिमेनिंग 20 इंटीजर्स का टोटल समेशन 90 होगा. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 20. सो एवरेज विल बी 4.5. तो आपका सी जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा. सी विल बी योर करेक्ट आंसर. तो आप लोग देख सकते हो ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था. ठीक है, सिंपल. आपने देखा कि रिमेनिंग के जो 10 इंटीजर्स है अगर मैं उनकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ले लेती हूँ तो आई कैन फाइंड आउट द इजीली हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एवरेज ऑफ दीज 20 इंटीजर्स. तो रिमेनिंग की हर एक की वैल्यू अगर मैंने 6 ली तो टोटल समेशन 60 बना. 150 माइनस 60 90 हो गया. 90/20 तो आपके पास ये एवरेज बन गया 4.5. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन, राइट. तो आप लोग देख लीजिए कि आपने इस क्वेश्चन को कैसे ट्राई किया था और कितने टाइम में आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया. चलिए तो अब हम चलते हैं. तो ये आपका ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था एग्जाम में. अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ. तो बच्चे ये रहा आपके पास सेकंड क्वेश्चन. आपका टाइम स्टार्ट होता है. अब फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए एंड देन हम लोग चेक करेंगे कि कितना इफेक्टिवली कितना शॉर्ट लॉजिक से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे. प्लीज ट्राई इट. चलिए तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है खुद से. चलो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है. In 2010, a library contained a total of 11,500 books in two categories, fiction and non-fiction. In 2015, the library contained a total of 12760 books in these two categories. During this period, there was 10% increase in the fiction and while 12% increase in the non-fiction category. How many fiction books were in the library in 2015? बच्चे यहाँ पे दो कैटेगरी की बुक्स हैं, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन. एक कैटेगरी में इंक्रीमेंट हुआ 10%, दूसरी कैटेगरी में इंक्रीमेंट हुआ 12% एंड आपके पास में टोटल इंक्रीमेंट भी है बिकॉज फ्रॉम 11500 से आपकी जो बुक्स है वो 12760 हो गई. दैट मीन्स इजीली यू कैन फाइंड आउट द टोटल इंक्रीमेंट फ्रॉम 2010 to 2015. सो आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ मिक्सचर एंड एलिगेशन. आप इस क्वेश्चन को मिक्सचर एलिगेशन से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो. चलिए तो देखते हैं हम लोग मिक्सचर एलिगेशन से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं.
बच्चे फिक्शन कैटेगरी में जो इंक्रीमेंट हुआ है इट्स 10%, नॉन फिक्शन में 12%। सो अगर मैंने यहाँ पे ये फाइंड आउट कर लिया कि आपका ओवरऑल चेंज कितना हुआ है, तो मेरा क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर जो रेशियो होगा वो आपका किसका रेशियो बनेगा, वो आपका फिक्शन एंड नॉन फिक्शन कैटेगरी की क्वांटिटी का क्वेश्चन बनेगा। जिन लोगों ने मिक्सचर एंड एलिगेशन कर लिया उनके माइंड में हिट होना चाहिए था कि ये क्वेश्चन में आपका सॉल्व कर सकती हूँ किससे, मिक्सचर एंड एलिगेशन के कंसेप्ट से। सो 12760 1150 कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 1260 का इंक्रीमेंट हुआ है। आप इन दोनों को सबट्रैक्ट कीजिए, कहां से इंक्रीमेंट हुआ है, 11500, परसेंटेज निकालेंगे तो इंटू 100। आप इसे यहाँ पे सॉल्व कीजिए, 5 से अगर आप इसको कट करते हो 5 2 10 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, एंड यहाँ पे भी आपके पास 5 2 10 हो जाएगा। यहाँ पे आप इसे 5 से कट करेंगे बच्चे तो ये वैल्यू हो जाएगी 23। तो आप इसको पॉइंट में मत लीजिए, क्योंकि पॉइंट में थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी वैल्यू आएगी, तो बेटर है क्योंकि ये वैल्यू परसेंटेज फ्रैक्शन में लिख लीजिए 252/23, बिकॉज ऑलरेडी मैं 100 से मल्टीप्लाई कर सकती थी, तो या तो आप ऐसे रहने दो या आप पॉइंट में लिखो, तो बेटर है कि मैं इसको ऐसे ही रहने देती हूँ यहाँ पे। तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 12 माइनस 252/23। जब आप 12 इंटू 23 करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी 276, 276 माइनस 252 डिवाइडेड बाई 23। यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो 252/23 माइनस 10, 23 एलसीएम, तो 252 माइनस 230। बच्चे ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 24/23 और ये वैल्यू आ जाएगी 22/23। सो द रेशियो ऑफ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन कैटेगरी की बुक का जो रेशियो बना वो आपके पास में 12:11 का रेशियो बना। एंड इन 2010 आपके पास टोटल बुक्स थी 11500, सो द टोटल बुक 12 plus 11 is 23 यूनिट, 23 यूनिट का वैल्यू 11500। आपको यहाँ पे फिक्शन कैटेगरी 12 यूनिट, तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 11500 डिवाइडेड बाई 23 इंटू 12, तो यहाँ पे 500 इंटू 12 दैट इज 6000। तो आपके पास जो फिक्शन कैटेगरी की बुक आई है वो 6000 है, लेकिन यहाँ पे आके गलती मत कर देना कभी जल्दबाजी में, क्योंकि 6000 भी आपके पास ऑप्शन है। बच्चे आपसे बुक पूछी गई है 2015 में, बट इन 2015 10% का इंक्रीमेंट हुआ था। सो 6000 में अगर आप 10% का इंक्रीमेंट करते हो 600, सो इन 2015 आपके पास जो फिक्शन बुक होंगी वो हो जाएंगी 6600। ठीक है, 6600। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड में क्वेश्चन इसलिए करती हूँ क्योंकि बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग कि इफ यू आर सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यू हैव ऑलरेडी डन विद योर कंसेप्ट, राइट। तो अरिथमेटिक का कंसेप्ट आपको क्लियर था। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे गलती कर सकते हैं कि डायरेक्टली 12760 में ये डिवाइड कर दे। नो, आपने इनिशियल वैल्यू से डिवाइड करना है। तो मैंने क्या किया, फिक्शन कैटेगरी में 10%, नॉन फिक्शन में 12%, ओवरऑल 252/23। इफ यू टेक दिस वैल्यू इन डेसिमल तो आपका आंसर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो बेटर है कि आप इसे फ्रैक्शन रहने दो। फाइनली फिक्शन एंड नॉन फिक्शन कैटेगरी का जो रेशियो बना इट्स 12:11। अब आप 12:11 में फिक्शन नॉन फिक्शन में टोटल 11,500 बुक्स को डिवाइड कर दोगे तो आपको जो वैल्यू मिली यहाँ पे 6000 थी, बट 6000 बच्चे जो वैल्यू थी ये थी आपकी इन 2010। आपसे जो वैल्यू पूछी है वो 2015 में पूछी है फिक्शन कैटेगरी में, तो आप उसमें 10% का इंक्रीमेंट कर देना, आपको वहां पे आंसर मिल जाएगा। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो यहाँ पे है आपकी स्क्रीन पे थर्ड क्वेश्चन। पहले एज यूजुअल पहले आप लोग ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को, देन आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका एवरेज के कंसेप्ट से था, दूसरा क्वेश्चन आपका मिक्सचर एलिगेशंस या फिर आप परसेंटेज के कंसेप्ट से बोल सकते हो। अभी आपके पास में तीसरा क्वेश्चन है फ्रॉम द टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। चलिए पहले आप लोग ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, देन आई विल एक्सप्लेन द मेथड। ओके, सो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया। चलिए देख लेते हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का बहुत प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। A cyclist leave A at 10 a.m. and reach B at 11 a.m. Starting from 10:01 a.m. every minute a motorcycle leaves A and move towards B. 45 such motorcycles reach B by 11 a.m. All motorcycles have the same speed. If the cyclist had double his speed, how many motorcycles would have reached B by the time the cyclist reached B? चलिए तो यहाँ पे बच्चे बहुत प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। आपके पास जो मोटरसाइकिल है वो 10:01 AM से एवरी मिनट्स निकलना स्टार्ट होती है एंड 11 AM तक टोटल 45 साइकिल्स पहुंच जाती हैं।
45 साइकिल का मतलब क्या है? 45 साइकिल का मतलब है कि जो आपकी लास्ट साइकिल मोटरसाइकिल है वो 10:45 पे निकली होंगी, बिकॉज हर एक मिनट में एक मोटरसाइकिल, 10:01 पे एक, फिर 10:02 पे 2, 10:03 पे तीसरी, और टोटल ऐसे 11 AM तक 45 मोटरसाइकिल निकली है। तो इसका मतलब है कि लास्ट जो मोटरसाइकिल बच्चे निकली थी वो 10:45 पे निकली थी। सिंपल सी बात है, 10:45 पे। तो आपके पास यहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि मोटरसाइकिल को अपने प्लेस से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, 15 मिनट्स का टाइम लग रहा है, क्योंकि लास्ट मोटरसाइकिल ये क्लियर हो गया कि 10:45 पे निकली और 11 AM पे वो पहुंची लास्ट मोटरसाइकिल, बिकॉज हर एक मिनट पे एक मोटरसाइकिल यहाँ पे निकल रही है एंड 45 टोटल पहुंची। सो द लास्ट मोटरसाइकिल आपकी जो निकली थी वो 10:45 पे निकली थी, तो इट टेक्स 15 मिनट्स टू रीच एट बी, राइट। तो अब उसने क्या बोला, इफ द साइक्लिस्ट हैड डबल हिज स्पीड। अगर बच्चे साइक्लिस्ट अपना डबल स्पीड करता है, तो पहले जिस स्पीड से वो चल रहा था 10 AM से 11 AM पे वो बी पे पहुंच रहा था, लेकिन अब जब वो अपनी स्पीड को डबल कर देगा तो टाइम क्या लगेगा, टाइम उसको हाफ लगने वाला है। दैट मीन्स अगर वो 10 AM पे लीव 8 तो वो 10:30 पे बी पे पहुंच जाएगा, बिकॉज उसने अपनी स्पीड को डबल किया, तो टाइम विल बी टेकन बाय हिम, हाफ हो जाएगा, तो 10:30 पे वो पहुंचेगा। एंड आई नो कि आपके पास जो मोटरसाइकिल है उसको 15 मिनट्स लगते हैं बी पे पहुंचने पे। सो द लास्ट मोटरसाइकिल जो लीव करेगी यहाँ पे वो 10:15 वाली होगी, क्योंकि 10:45 से मुझे ये पता चल गया था कि जो मोटरसाइकिल 10:45 पे लास्ट निकली, बिकॉज 45 मोटरसाइकिल निकली थी, तो वो 11 AM पे पहुंची। सो द लास्ट मोटरसाइकिल जो बी पे पहुंचेगी, जब तक वहां पे साइक्लिस्ट अपनी डेस्टिनेशन ए बी पे पहुंचेगा, तब तक 10:15 मतलब 15 वाली मोटरसाइकिल पहुंचेगी 10:30 बजे तक से। तो हर एक मिनट में मोटरसाइकिल निकली है, तो मैक्सिमम 15 मोटरसाइकिल जो होगी वो आपकी वुड हैव रीच्ड बी बाय द टाइम द साइक्लिस्ट रीच्ड बी। तो यहाँ पे टोटल 15 मोटरसाइकिल होगी। तो बच्चे इसमें आपको कोई भी ऐसा बहुत हार्ड रूल या कंसेप्ट नहीं अप्लाई करना था। आपने सिंपल सोचा कि हर एक मिनट में आपके पास में जो साइकिल निकल रही है, हाँ, हर एक मिनट में जो आपके पास जो साइकिल निकल रही है वो साइकिल है आपके पास में कितनी, हाँ, वो साइकिल है आपके पास 45। तो 10:45 पे लास्ट साइकिल निकली, 11 AM पे पहुंची, तो इट मीन्स की 15 मिनट्स वो टाइम ले रही है। तो जब 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 हमारे पास वो 10:30 पे पहुंचेगी, तो 10:30 वाली 10:15 पे निकली होगी, एंड हर एक मिनट में एक साइकिल निकल रही है, तो मैक्सिमम 15 साइकिल्स वहां पे निकल पाएंगे। ठीक है, चलिए तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए तो रेडी हो जाइए आप इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो ये आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन था। अगेन दिस क्वेश्चन अगेन फ्रॉम द टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। तो जॉन जॉग ऑन ट्रैक ए एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड मैरी ऑन ट्रैक बी 7.5 किलोमीटर पर आवर। The total length of the track A and B is 325 meters. While John makes 9 rounds of track A, Mary makes 5 rounds of track B. In how many seconds will Mary make 1 round of track A? तो ये आपका टीटा एंट्री का क्वेश्चन था। चलिए प्लीज इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए, देन आई विल एक्सप्लेन द मेथड। ओके, तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है। बहुत सिंपल से अप्रोच से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। जॉन जॉग्स ऑन ट्रैक A at 6 kilometer and Mary on track B at 7.5 kilometer। बच्चे आपके पास में ये दो ट्रैक है, ठीक है। यहाँ पे जॉन की स्पीड है 6, ये आपका ट्रैक A एंड दिस इज ट्रैक B। जॉन स्पीड इज 6 किलोमीटर पर आवर एंड मेरी स्पीड इज 7.5 किलोमीटर पर आवर। The total length of track A and B, यहाँ पे ट्रैक A और ट्रैक B लेंथ की जो टोटल लेंथ है वो आपके पास 325 मीटर है। अब आपको बोला है while John makes now 9 rounds of track A, जब वो 9 rounds इसके लगाता है John, then Mary makes 5 rounds of track B। तो यहाँ पे Mary B के 5 rounds लेते हैं। In how many seconds will Mary make 1 round of track A? ट्रैक A पे उसको लेके आना है। अब देखो एक सिंपल सी बात तो है, जॉन की स्पीड कम है फिर भी वो ज्यादा राउंड लगा रहा है, मैरी की स्पीड ज्यादा है फिर भी वो कम राउंड लगा पा रहे हैं सेम टाइम में। तो जो ट्रैक B है उसकी लेंथ बट ऑब्वियस है वो ज्यादा होगी। बच्चे यहाँ पे सेम टाइम की बात कर रहा है कि while John makes 9 rounds of track A, मैरी मेक्स 5 राउंड्स ऑफ ट्रैक बी। तो अगर ट्रैक ए की लेंथ आपके पास ए है
टोटल 9 राउंड्स, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, यहाँ पे 5 राउंड लगा रहे तो 5b अपॉन स्पीड, राइट। मीटर में है, आप यहाँ पे 5/18 करोगे, दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चे यहां से मुझे ए और बी के ट्रैक की लेंथ का रेशियो मिल जाएगा, तो 5 × 6 एंड ये हो जाएगा 9 × 7.5। पॉइंट से ये कैंसिल, 15 4 जा 15, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा ये आपका, ठीक है। तो आपकी जो आपकी जो स्पीड का रेशियो यहाँ पे बनेगा वो होगा, तो ये बन जाएगा 5 से 5 कैंसिल 4/9। सो द ट्रैक की लेंथ का जो रेशियो होगा ए एंड बी का वो बनेगा 4:9। तो 4:9 को आप यहाँ पे ब्रेक कर दीजिए, 325 में 4:9 13 का वैल्यू टोटल 325, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 13 × 2 26, 13 5, तो 1 यूनिट का वैल्यू 25। सो 4 लेंथ किसकी है, ए वाले की, क्योंकि ए और बी की ट्रैक का रेशियो 4:5 है, तो 4 हो जाएगा, 25 × 4 इज 100, 25 × 9 इज 225। सो द ट्रैक ए लेंथ हो जाएगी आपके पास 100 मीटर एंड ट्रैक बी का जो लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा 225 मीटर। आपको क्या फाइंड आउट करना है, इन हाउ मेनी सेकेंड्स विल मैरी मेक्स 1 राउंड ऑफ ट्रैक ए। तो ट्रैक ए का लेंथ कितना है 100 मीटर डिवाइडेड बाय मैरी का स्पीड आपको लेना है। कभी आप यहाँ पे गलती कर दो, जॉन की स्पीड ले लो, मैरी की स्पीड 7.5 किलोमीटर पर आवर, आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे, तो पॉइंट से यहाँ 0 आ जाएगा, 25 4 एंड 25 3 जा, फिर 5 से ये आपका 8 पे कैंसिल हो जाएगा, 18 ऊपर चला जाएगा, 8 × 18/3, 3 से 6, तो आंसर बन जाएगा आपके पास 48 सेकेंड। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कितना क्विकली सॉल्व कर पाते हो, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको यहाँ पे सिर्फ जब आप टाइम इक्वल करोगे तो आपको यहाँ पे ट्रैक लेंथ, ए ट्रैक का लेंथ और बी ट्रैक के लेंथ का जो रेशियो है वो मिल जाएगा, फिर आप 325 को डिवाइड कर दोगे बच्चे, उसके बाद तो आपका कोई क्वेश्चन आपका कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा ही नहीं क्वेश्चन में। तो 2 क्वेश्चन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से हो गए, एक क्वेश्चन एवरेज से था, एक क्वेश्चन मिक्सचर एंड एलिगेशन से था। नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। अनिल अलोन कैन डू अ जॉब इन 20 days while Sunil alone can do it in 40 days. Anil starts the job and after 3 days Sunil join him. Again after a few more days Bimal joined them and they together finish the job. If Bimal has done 10% of the job, then in how many days was the job done? चलिए एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई इट। चलिए तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बच्चे, अनिल कैन डू अ जॉब इन 20 days। तो अनिल कैन डू द जॉब इन 20 days, टाइम मैंने यहाँ पे लिखा, सुनील अलोन कैन डू इट इन 40 days, राइट। अनिल स्टार्ट द जॉब, दैट मीन्स काम होना स्टार्ट हो गया, तो हम यहाँ पे वर्क निकालेंगे, वर्क मतलब एलसीएम ऑफ द टाइम दैट इज 40। ए का एफिशिएंसी हो जाएगा आपके पास 2 एंड एस का एफिशिएंसी हो जाएगा 1। अनिल स्टार्ट्स द जॉब एंड आफ्टर 3 days सुनील जॉइन हिम, दैट मीन्स 3 days तक ए ने अकेले ने काम किया एंड देन फॉर द टी टाइम्स सुनील ज्वाइंड हिम, तो दे आर वर्किंग विद द एफिशिएंसी ऑफ 2 + 1। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चे। अगेन आफ्टर अ फ्यू मोर डेज बिमल ज्वाइन देम एंड टुगेदर दे फिनिश द जॉब। लेकिन ये इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, इंपॉर्टेंट लाइन ये है, इफ बिमल हैज डन 10% ऑफ द जॉब। 10%, तो बिमल ने बच्चे 10% ऑफ द जॉब काम किया है, तो 40 का 10% दैट मीन्स 4 यूनिट वर्क आपका बिमल ने किया। तो अगर 4 यूनिट वर्क बिमल ने किया तो रिमेनिंग वर्क किसने किया, रिमेनिंग वर्क यहाँ पे अनिल ने एंड सुनील ने किया है। तो 3 दिन तक अनिल ने, और बाकी का जो टाइम है वो अनिल एंड सुनील दोनों ने किया, क्योंकि बिमल ने सिर्फ 4 यूनिट वर्क ही किया था। तो बिमल को परेशान मत करो, उसका 4 यूनिट वर्क उसको दे दो, बचा आपके पास 36 यूनिट वर्क। अब वो 36 यूनिट वर्क इज डन बाय अनिल फॉर 3 days अलोन एंड देन बाकी का सुनील के साथ उसने काम किया है। बस यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ए का एफिशिएंसी आपके पास कितना है 2, तो 3 × 2 is 6, 2 + 1 3, 3t इक्वल टू, ये 6 इधर जाएगा तो 30, t की वैल्यू आपके पास 10 आ जाएगी। बट आपको बताना है इन हाउ मेनी डेज वाज द जॉब डन। तो जॉब टोटल 3 दिन ये थे, 10 ये, तो टोटल आपके पास 13 डेज होंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स पूछेंगे मैम बिमल ने, बच्चे बिमल ने लास्ट तक काम किया, लेकिन उसने चाहे कितने भी दिन काम किया, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब तक काम फिनिश हुआ तब तक हो रहा। लेकिन बिमल ने 4 यूनिट वर्क ही किया ना, बिकॉज ही हैज डन ओनली 10% ऑफ द जॉब। तो उसका जो 10% वैल्यू है, मैंने उसको 10% दे दिया कि भाई आपने 4 यूनिट वर्क आपने किया है,
ठीक है, बाकी का 36 यूनिट में से 3 डेज अनिल ने किया एंड रिमेनिंग जो भी काम था वो अनिल एंड सुनील ने मिलके किया इन 10 डेज। तो 10 वो 3 वो, तो टोटल हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे 13 डेज। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पे मूव करते हैं। तो ये रहा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आप लोग इसको ट्राई करो, मैं इस क्वेश्चन को रीड कर देती हूँ तब तक। ठीक है, क्वेश्चन है बच्चे आपके पास में, इन एन एग्जामिनेशन रामा स्कोर वॉज 1/12 of the sum of the score of Mohan and Anjali. After a review, the score of each of them increased by 6. The revised score of Anjali, Mohan and Rama were in the ratio of 11, 10 and 3. Then Anjali's score exceed Rama's score by. चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए प्लीज एक बार, रेशियो का कंसेप्ट है, चलिए ट्राई कीजिएगा। चलिए तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई कर लिया है। इन एन एग्जामिनेशन रामा स्कोर वॉज 1/12 of the sum of the score of Mohan and Anjali. तो बच्चे यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि जो रामा का स्कोर है दिस इज 1/12 ऑफ द सम ऑफ मोहन एंड अंजलि। आफ्टर अ रिव्यू द स्कोर ऑफ ईच ऑफ देम इंक्रीज्ड बाय 6, तीनों का स्कोर 6 से इंक्रीज हो गया है। द रिवाइज स्कोर ऑफ अंजलि, मोहन एंड रामा वर इन द रेशियो, तो अंजलि, मोहन एंड रामा का जो रेशियो है वो 11:10:3 के रेशियो में है। देन अंजलि स्कोर एक्सीड रामा स्कोर बाय। तो हम एक काम कर लेते हैं यहाँ पे, इन दिस क्वेश्चन आपके पास तीनों का स्कोर 6 से इंक्रीज हुआ था। तो अगर मैं अंजलि का स्कोर 11x लेती हूँ तो -6 कर लेती हूँ, इसको मैं 10x -6 कर लेती हूँ एंड इसको मैं 3x -6 कर लेती हूँ। सो अगर मैंने तीनों का स्कोर 6 से डिक्रीज किया तो मैं ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ, सिंपल, क्योंकि ये इंक्रीज होने से पहले का इक्वेशन है और ये इंक्रीज होने के बाद का रेशियो है। तो मैंने क्या किया, तीनों के स्कोर से 6 को माइनस किया, देन आई विल पुट दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। अदरवाइज आप डायरेक्ट नहीं रख सकते थे बिकॉज ये इंक्रीज होने से पहले की वैल्यूज थी। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 12, आप इधर लेंगे तो 12 × 3 36x - 72, 11 and 10 is 21x - 12। आप 21 इधर लेके आएंगे, 36x - 21x = 15x, 72 - 12 हो जाएगा 60, तो x की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी। बहुत सिंपल तरीके से। अब बस कुछ नहीं है, आपको बताना है अंजलि का स्कोर रामा के स्कोर से कितना एक्सीड हुआ। बच्चे ये 11x 10x 3x था, तो अंजलि का स्कोर रामा के स्कोर से इंक्रीज हो रहा है 8x का, राइट। तो 8x, x की वैल्यू 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 32। सो द अंजलि स्कोर एक्सीड रामा स्कोर बाय 32, राइट। तो 32 से उसका स्कोर इंक्रीज हो रहा है। तो बस आपको ये इक्वेशन और यहाँ पे बस वाइजली आपको ये फॉलो करना था कि आपको अगर तीनों के मार्क्स को आप 6 से डिक्रीज कर देते हो, हाँ तीनों के मार्क्स को अगर आप यहाँ पे 6 से डिक्रीज कर देते हो ना, तो आप इस इक्वेशन में ये वैल्यूज को पुट कर सकते हो। क्लियर है? आई होप सबको अपना क्वेश्चन क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, परसेंटेज टाइप का क्वेश्चन है, हाँ ट्राई कीजिए प्लीज इसको, देन आई विल एक्सप्लेन द मैथ। चलिए तो अगेन आपका परसेंटेज के कंसेप्ट पे क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था। इन एन एग्जामिनेशन द स्कोर ऑफ A, B, C एंड D, यहाँ पे आपके पास 4 पार्टिसिपेंट्स हैं। मैंने आपको शायद से इस टाइप के क्वेश्चंस परसेंटेज के कंसेप्ट में कराए भी हैं, आप लास्ट वाले से कंपैरिजन करो। D, अगर मैं D की वैल्यू को अज्यूम कर लेती हूँ 100, सो C was 20% लेस देन दैट ऑफ D, तो C जो है वो D से 20% लेस है, तो ये वैल्यू डायरेक्टली आपके पास 80 हो जाएगी। फिर बोला द स्कोर ऑफ B was 25% मोर देन दैट ऑफ C, 25%, 25 मतलब 1/4, 1/4, 80 का 1/4 इज 20 एंड 20 ज्यादा, तो B की वैल्यू अगेन आपके पास में यहाँ पे B की वैल्यू भी 100 आ गई। ठीक है, अब आपसे बोला है A was 10% लेस देन दैट ऑफ B, तो A की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी 90। बस हो गया, क्वेश्चन फिनिश्ड है। अब आपको 90 का स्कोर कितना दिया हुआ, इफ ए स्कोर 72, दैट मींस 90 यूनिट का वैल्यू 72 है, तो आपके पास में तो 90 इंटू 0.8 आपके पास 72 होता है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि 90 का वैल्यू 72 तो 100 का वैल्यू, पर इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, आप सिंपल सोचो दिस इज 0.8 टाइम्स, तो यहाँ भी आप 0.8 टाइम्स करोगे तो स्कोर हो जाएगा आपके डी का जो स्कोर बनेगा वो आपके पास में 80 होगा। सो दिस वाज द सिंपलेस्ट कंसेप्ट ऑफ द परसेंटेज। बच्चे ये कंपैरिजन किस टाइप से करना है, कितना इफेक्टिवली आप यहाँ पे वैल्यूज को लोगे, उतना जल्दी आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे।
ठीक है, अगर आप एक्स वगैरह में फंस गए तो थोड़ा हो सकता है थोड़ा लेंथी हो जाए, बट आप वाइजली जो लास्ट कंपैरिजन है वहां से कंपैरिजन करना स्टार्ट करो, उसकी वैल्यू को आप 100 ले लीजिए और फिर आप अपने क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अगेन ये क्वेश्चन आपका किससे है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के कंसेप्ट से लग रहा है क्वेश्चन। चलो तो एक बार ट्राई कीजिए प्लीज, इस क्वेश्चन को मैं रीड कर देती हूँ। Two ends A and B start from a point P on a circle at the same time, with A moving clockwise and B moving anti-clockwise. They meet for the first time at 10 a.m. when A has covered 60% of the track. If A returns to P at 10:12 a.m., then B returns to P at. चलिए प्लीज, बहुत प्यारा सा आपका सर्कुलर रेस टाइप का कंसेप्ट है, इसको ट्राई कीजिए प्लीज। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई किया है। टू एंड्स A and B स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन अ सर्कल एट द सेम टाइम विद A मूविंग clockwise and B moving anti-clockwise. ठीक है, they first meet at 10 a.m. A covered 60% of the track. If A returns to P at 10:12, तो B returns at P. अब देखो यहाँ पे आपके पास में ये पूरा ट्रैक है और इस ट्रैक में ये पॉइंट P है। A is moving in the clockwise direction and B is moving in the anti-clockwise direction. बच्चे फर्स्ट टाइम वो 10 AM पे मिलते हैं जब A ने कवर कर लिया है टोटल 60% ऑफ द ट्रैक। सो इफ आई अज्यूम कि टोटल ट्रैक का लेंथ 100 मीटर है, तो A कवर्ड द 60 मीटर एंड B कवर्ड द 40 मीटर, राइट। B ने ये आपका कवर किया, A ने आपका ये कवर किया 60 मीटर का। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो इनका जो मीटिंग हुआ था वो 10 AM पर हुआ था। उसने बोला इफ A रिटर्न्स टू P एट 10:12, दैट मींस अब A आपका यहाँ पे है, B भी यहाँ पे है। A को इस साइड जाना है, B को इस डायरेक्शन में आना है। तो A आपका ये 40 मीटर का डिस्टेंस 12 मिनट्स में कवर करते हैं। तो मैं बोल सकती हूँ कि उनकी जो स्पीड है, स्पीड ऑफ A विल बी 10/3। एंड जब बच्चे वो 10 AM पे मिल रहे हैं तो टाइम इज सेम, और अगर टाइम सेम है आपके पास में, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, राइट। बिकॉज जब वो when they met at the first time, तो A ने कवर किया था 60 मीटर, B ने कवर किया था 40 मीटर। सो आई कैन से कि उनकी जो डिस्टेंस का रेशियो वो 3:2, तो उनकी स्पीड का रेशियो भी 3:2 होगा। बिकॉज जब हम मीटिंग टाइम की बात करते हैं तो टाइम दोनों के लिए सेम है, और जब हमारे पास टाइम सेम है तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो स्पीड का रेशियो आपके पास 3:2 आ गया, राइट। तो A की स्पीड कितनी है 10/3, तो 3 का वैल्यू 10/3, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10/3 डिवाइड बाई 3 इंटू 2। तो आप बोलेंगे द स्पीड ऑफ B विल बी 20/9। B का स्पीड आपको पता चल गया, एंड वी नो कि आपको हाउ मच डिस्टेंस हैव टू कवर बाई AB। तो B को कितना डिस्टेंस कवर करना है 60 मीटर का। उनकी स्पीड कितनी है 20/9 मीटर पर मिनट। तो 20 से 3 पे 9 ऊपर चला जाएगा, तो 27 मिनट्स में जो B है वो आपके P पे वापस आ जाएंगे 10 AM के बाद। तो 10 से 27 मिनट्स, तो आपका आंसर हो जाएगा 10:27 AM। ठीक है, तो सिंपल सा कंसेप्ट था। आपको यहाँ पे A ने 60% कवर किया, दैट मीन्स अगर मैं 60 यूनिट लेती हूँ तो B ने कवर किया 40। उनकी डिस्टेंस का रेशियो, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड व्हेन टाइम इज सेम, तो स्पीड का रेशियो आ गया। आपने A की स्पीड निकाल ली, बिकॉज A ने 60 मीटर का डिस्टेंस का A ने जो रिमेनिंग 40 मीटर डिस्टेंस कवर है वो 12 मिनट्स में किया, तो A का स्पीड मिल गया। आपने रेशियो से B का स्पीड निकाला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आपके पास टाइम आ गया। तो यहाँ पे 27 मिनट्स में B जो है वो आपका P पॉइंट पे पहुंच जाएगा। सो आज मैंने यहाँ पे 2019 स्लोट 2 के टोटल 8 क्वेश्चन डिस्कस किए। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस स्लोट। सो थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग नेक्स्ट उसमें क्लास में आइएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।